नमस्कार दोस्तों। जब समाज किसी बड़े संकट से जैसे कि प्राकृतिक आपदा हो, युद्ध की परिस्थिति हो या कोई महामारी हो या कोई आर्थिक संकट हो या फिर बेरोजगारी का बहुत ज़्यादा बढ़ना हो, इन आपदाओं से या इन संकटों से जूझ रहा हो, ऐसे में सरकारें या निजी हितधारक कोई ऐसी नीति या कोई ऐसा नियम लागू करने की कोशिश करती है, जो आम परिस्थिति में लोग कभी भी स्वीकार ना करें, तो उसे झटका सिद्धांत कहा जाता है। इसका जीता जागता उदाहरण हाल ही में हिमाचल प्रदेश में आप सभी ने सुना होगा कि एक नई रिक्रूटमेंट पॉलिसी लागू की गई है, जिसका नाम जॉब ट्रेनी स्कीम रखा गया है। अब जो भी रिक्रूटमेंट हिमाचल प्रदेश में होगी वो इसी पॉलिसी की प्रोविजंस के हिसाब से की जाएगी, और वर्तमान में जो रिक्रूटमेंट चल रही है उन्हें भी इसी पॉलिसी के प्रोविजन के हिसाब से पूरा किया जाएगा। तो जॉब ट्रेनिंग स्कीम जो है वो क्या ऑब्जेक्टिव्स उसके हैं, क्या क्या उद्देश्य उसके हैं, और किन भर्तियों को इस पॉलिसी के दायरे से बाहर रखा गया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ क्या-क्या प्रोविजंस इस पॉलिसी में रखे गए हैं, ऐड किए गए हैं, उनके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। लेकिन उस पे जाने से पहले थोड़ा-सा अगर हम झटका सिद्धांत को समझ लें कि झटका सिद्धांत काम कैसे करता है, और ये जॉब ट्रेनिंग स्कीम जो है वो किस प्रकार से झटका सिद्धांत के जो है वो उसके इर्द-गिर्द घूमती है, उसके अनुसार जो है हम इसे मान सकते हैं। तो झटका सिद्धांत का जो पहला चरण है वो ये कहता है कि पहले चरण में कोई ऐसा शॉक या ऐसा झटका लोगों को मिलता है, जनता को या समाज को मिलता है, जिसकी तरफ उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है, पूरी ऊर्जा उनकी उस तरफ जो है वो लग जाती है। जैसे मान लीजिए पहले चरण में कोई प्राकृतिक आपदा आ गई या युद्ध की स्थिति पैदा हो रखी है और लोगों का ध्यान पूरा उस तरफ है, कोई महामारी फैली हुई है और लोग उसमें पूरा व्यस्त है, लोगों को पूरा झटका उसकी वजह से महसूस हुआ है, लगा है। और दूसरे चरण में सरकार ऐसा माहौल बनाती है, ऐसा भ्रम पैदा करती है कि अब लोगों के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, और सरकार लोगों के लिए बहुत जो है वो पॉजिटिव वे में सोच रही है, उन्हें इस परिस्थिति से बाहर निकालने की कोशिश जद्दोजहद में लगी हुई है। तो लोग इस तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं कि अब उनके पास विरोध करने का जो है वो कोई भी ऑप्शन उपलब्ध नहीं होता है। और आखिर में फिर तीसरे चरण में जो नीति सरकार लागू करना चाहती है, उसे चुपचाप जो है वो लागू कर देती है, क्योंकि लोग विरोध करने की परिस्थिति में नहीं होते हैं। इसके जीता जागता उदाहरण, जैसा कि मैंने कहा, ये जॉब ट्रेनिंग स्कीम हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो लागू हुई है, अगर हम इसे समझे कि क्या ये भी इसी सिद्धांत के तहत जो है वो हम मान सकते हैं कि नहीं। आप सभी समझते होंगे, जानते होंगे कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो काफ़ी समय से जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है वो रुकी हुई है, और बहुत ही कम रेगुलर रिक्रूटमेंट पिछले 5-6 साल में जो है हिमाचल प्रदेश में देखने को मिली है। उससे अब क्या परिस्थिति पैदा हो गई है कि युवा साथी जो लंबे समय से रोजगार का इंतजार कर रहे हैं, उन्हें अब आप किसी भी तरीके से अगर रोजगार दे दो, तो वो अब मना ही नहीं करेंगे, क्योंकि अब उनके ऊपर भी एक सोसाइटी का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, या खुद के फ्यूचर को लेकर वो भी चिंतित रहते हैं या चिंतित है। अब उन्हें कोई भी रोजगार मिल जाए सरकारी, तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, चाहे वो पार्ट टाइम है, चाहे आउटसोर्स है, या चाहे कोई इस तरीके की पॉलिसी के थ्रू रोजगार मिल जाए। तो इस तरीके से लोगों का फायदा उठाकर पहले उन्हें संकट की एक परिस्थिति में झोंक कर, और फिर उस संकट का फायदा उठाकर उनके ऊपर एक ऐसी नीति थोपी जाती है जो आम परिस्थिति में लोग कभी भी स्वीकार ना करते। तो ये झटका सिद्धांत जो है वो बात करता है। तो यदि हम अब जॉब ट्रेनी स्कीम के बारे में बात करें, तो पिछले काफ़ी लंबे समय से ऐसी कुछ पॉलिसी के ऊपर जो है वो सरकार रेगुलर काम कर रही थी, और आपने देखा होगा कि ऐसे समय का चयन किया गया है जब लोगों का ध्यान जो है वो या तो मंडी में आई रास्ते की तरफ था, या फिर बेरोजगारी दर इतनी बढ़ गई है हिमाचल प्रदेश में कि लोग अब
किसी भी तरीके से सरकारी जॉब जो है वो लेना चाहते हैं। पहले ऐसा माहौल क्रिएट किया गया कि रोज़गार नहीं मिल रहा है, रोज़गार नहीं मिल रहा है, आर्थिक संकट प्रदेश में चल रहा है। और अब लोगों के लिए ऐसी नीति लेकर आई गई है कि पहले ही लोग इतने बेरोज़गार बैठे हैं, अब उन्हें किसी भी तरीके का रोज़गार अगर मिल जाए तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। जॉब ट्रेनिंग स्कीम के यदि हम उद्देश्य की बात करें, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो सबसे पहले इसमें बात की गई है कि इससे ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी जो है वो हम सुनिश्चित कर पाएंगे। लेकिन अगर हमने जवाबदेही या उत्तरदायित्व सरकारी कर्मचारियों का सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए इस पॉलिसी के अलावा जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके अंतर्गत भी वो चीज़ें जो है वो लागू की जा सकती थी, उसे अचीव किया जा सकता था। जैसे कि उसके लिए हम कई तरीके अपना सकते थे। हम आरटीआई को और ज़्यादा सुनिश्चित कर सकते थे, उसको और ज़्यादा कठोर बना सकते थे, उस कानून को और ज़्यादा मजबूत हम बना सकते थे। और दूसरा, हम पब्लिक ऑडिट की व्यवस्था, हम ऐसा कोई प्रोविज़न ऐड कर सकते थे कि लोगों की भागीदारी जो है वो विभागीय कामकाज में और ज़्यादा बढ़े, और ट्रांसपेरेंसी उससे कामकाज में आए। मूल्यांकन की जो स्थिति रहती है उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने के बाद हम ऑटोमेटिकली जो है वो जवाबदेही और उत्तरदायित्व सुनिश्चित कर सकते थे। और तीसरा, हम एम्प्लॉयज़ के लिए ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम हम इस तरीके से बना सकते थे जिससे कि उनके ऊपर निगरानी रहे और उनकी रेटिंग जो है उस प्रकार से हम सुनिश्चित कर सकते थे। ऐसी कई व्यवस्थाएं हम बना सकते थे जिससे हम उत्तरदायित्व और जवाबदेही जो है वो एम्प्लॉयज़ की सुनिश्चित कर पाए। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव यहाँ पे बात की गई है वो ये कि इस स्कीम के माध्यम से, इस रिक्रूटमेंट स्कीम के माध्यम से हम नए जो एम्प्लॉयज़ आएंगे उनके अंदर एक मोटिवेशन का काम ये रिक्रूटमेंट स्कीम जो है वो करेगी, और प्रोफेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आएगी, उन एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो आएगी। लेकिन प्रोफेशनलिज्म और मोटिवेशन का कार्य इस पॉलिसी के माध्यम से कैसे हो रहा होगा ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही मोटिवेशन या प्रोफेशनलिज्म को अचीव करना चाहते तो उसके लिए भी बहुत सारे तरीके जो है वो हम अपना सकते थे। प्री सर्विस ट्रेनिंग हम जो है वो ऐड कर सकते थे। जो भी एम्प्लॉय हमारे जॉब में आएगा उसको हम प्री सर्विस ट्रेनिंग अच्छे से देंगे तो उससे प्रोफेशनलिज्म जो है ऑटोमेटिकली आ जाता। और दूसरा, जो ट्रांसफ़र पॉलिसी रहती है उसमें और बेहतरी हम लेकर आ सकते थे। पॉलिटिकल हस्तक्षेप को उसमें कम किया जा सकता था और पेशेवर एक माहौल ट्रांसफ़र का जो है वो क्रिएट किया जा सकता था जिससे कि और मोटिवेशन लोगों को मिलता, प्रोफेशनलिज्म जो है उससे बिल्ड होता। तो ऐसा तरीका भी हम अपना सकते थे। और तीसरा, हम जो प्रशस्ति और दंड की जो हमारी नीतियाँ हैं उसमें हम प्रदर्शन के हिसाब से या जवाबदेही के हिसाब से हम उसको और बेहतर कर सकते थे। और जो हमारे बेटर परफॉर्मर जो एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको हम रिकॉग्नाइज़ करें और उनको हम सम्मान दें। और दूसरा, जो हमारे ऐसे डिफ़ॉल्टर एम्प्लॉयज़ रहते हैं उनको भी हम सही तरीके से नीति निर्धारण के माध्यम से एक प्रॉपर उनको पनिश करें, दंड दे। तो ऐसी व्यवस्था के माध्यम से हम मोटिवेशन एम्प्लॉयज़ के अंदर लेकर आ सकते थे और प्रोफेशनलिज्म की भावना उनके अंदर लेकर आ सकते थे। और तीसरा, जो ऑब्जेक्टिव अचीव करने की यहाँ पे बात की गई है वो है इम्प्रूव्ड गवर्नेंस, यानी कि बेहतर शासन की व्यवस्था जो है उसको सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ये स्कीम जो है वो लाई गई है। लेकिन एग्जिस्टिंग पॉलिसी में ही अगर हमने ये चीज़ें अचीव करनी थी तो उसमें भी बहुत सारे तरीके जो है वो अपनाए जा सकते थे। जैसे कि हम ई गवर्नेंस का जो हमारा सेटअप है, जो सिस्टम है, उसको हम और ज़्यादा विस्तार हम उसका कर सकते थे और ज़्यादा सुदृढ़ उस व्यवस्था को हम कर सकते थे। और दूसरा, जो हमारा रेगुलर रिक्रूटमेंट का जो ढांचा है, चाहे वो एचपीपीएससी है या हमारा राज्य चयन आयोग है, उसको हम और ज़्यादा सक्षम बना सकते थे और ज़्यादा
रिक्रूटमेंट की पॉलिसी को हम बेहतर कर सकते थे। और तीसरा, स्थायी भर्तियों का जो कैडर रहता है वो जो है वो बेहतर सशक्त प्रणाली जो है वो सुनिश्चित करने में बहुत सशक्त रहता है। तो उसी के माध्यम से यदि भर्तियां रहेगी तो जो हमारा गवर्नेंस है वो ऑटोमेटिकली जो है वो इम्प्रूव होगा, ऐसा मेरा मानना है। और शायद आपका भी इसको लेकर ऐसा ही कुछ मानना होगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि किन भर्तियों को इस पॉलिसी से बाहर रखा गया है, इस स्कीम से बाहर रखा गया है। तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के माध्यम से जो HPAS की हम परीक्षा जो हर साल करवाते हैं, तो उसके तहत जो तमाम भर्तियां होती है उनको इस पॉलिसी के प्रोविज़न से बाहर रखा गया है। और दूसरा, सिविल जज के रिक्रूटमेंट को इससे बाहर रखा गया है। और असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर्स और आपके जो मेडिकल कॉलेजेस के प्रोफेसर रहते हैं उनको इस पॉलिसी के प्रोविज़न से बाहर रखा गया है। और आयुष विभाग के जो प्रोफेसर्स हैं उनको भी इससे बाहर रखा गया है। और असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट, उस रिक्रूटमेंट को भी इस दायरे से बाहर रखा गया है। और नायब तहसीलदार है, सेक्शन ऑफिसर है, और असिस्टेंट स्टेट टैक्सेस एंड एक्साइज ऑफिसर और पुलिस के जो कांस्टेबल है, ये तमाम भर्तियों को इस पॉलिसी के प्रोविजन से बाहर रखा गया है। और अब यदि हम इस स्कीम के प्रावधानों के बारे में बातचीत करें, प्रोविजंस के बारे में बातचीत करें, तो ऐसे बहुत सारे प्रावधान इस स्कीम के अंतर्गत ऐड किए गए हैं जिनका प्रदेश के युवाओं द्वारा बहुत ज़्यादा विरोध किया जा रहा है और निरंतर विरोध किया जा रहा है। जैसे कि मेडिकल फैसिलिटीज़ हो या छुट्टियों को लेकर प्रावधान हो या और ऐसे प्रावधान या ऐसी फैसिलिटीज़ जो रेगुलर एम्प्लॉयज़ को मिलती है या मिलती थी, उनको इस स्कीम के दायरे से बाहर रखा गया है। और सबसे ज़्यादा विरोध जिस प्रावधान का हो रहा है वो ये कि पहले जो भर्तियां होती थी वो रेगुलर भर्तियां होती थी, लेकिन अब जो इस स्कीम के तहत भर्तियां होगी उसमें ओपन जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसको पास करने के बाद जो एम्प्लॉयज़ डिपार्टमेंट्स में ज्वाइन करेंगे वो एज ए जॉब ट्रेनी उनको ज्वाइनिंग दी जाएगी। और वो 2 साल की सेवाएं जो है एज ए जॉब ट्रेनी देंगे और उसके बाद उन्हें फिर से एक एग्ज़ाम के थ्रू गुजरना होगा रेगुलराइज होने के लिए। तो यहाँ पे ये बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि 2 साल बाद जो है रेगुलराइज होने के लिए कितने प्रतिशत जो एम्प्लॉयज़ है वो एलिजिबल होंगे, कितने लोगों को फिर से जॉब ट्रेनी के रूप में सेवाएं देनी होगी। तो ये भी एक अपने आप में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। और ये भी युवाओं द्वारा तर्क दिया जा रहा है कि जब पहले ही वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करके आगे निकले हैं, उन्होंने जो है वो एम्प्लॉयमेंट हासिल की है, तो दोबारा से उन्हें जो है एग्ज़ाम के थ्रू क्यों गुजरना पड़ेगा। और जो यहाँ पे इस स्कीम में एक ऑब्जेक्टिव में बात की गई है कि हम इस स्कीम के माध्यम से एम्प्लॉयज़ में उनके अंदर जो है हम प्रोफेशनलिज्म का या हम उनके अंदर मोटिवेशन की भावना जो है हम पैदा करेंगे, लेकर आएंगे। तो आखिर इस तरीके के प्रोविज़न ऐड करके कैसे हम एम्प्लॉयज़ के अंदर जो है वो मोटिवेशन लेकर आ पा रहे होंगे, प्रोफेशनलिज्म हम उनके अंदर कैसे लेकर आ पा रहे होंगे। तो ये प्रोविज़न इस ऑब्जेक्टिव के साथ जो है वो कॉन्ट्राडिक्शन अपने आप में पैदा कर रहा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर आता है। तो यदि आपको भी ऐसा ही महसूस होता है कि इसमें कुछ युवाओं के हितों का हनन हो रहा है, तो आप सभी मिलकर